नमस्ते बच्चों, आज हम आपका जो चैप्टर है 5वां लोकतंत्र, उसका ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा लोकतंत्र के बारे में, इसका अर्थ पढ़ा। लोकतंत्र जो है जिसका अर्थ होगा प्रजातंत्र, जनतंत्र से लिया जाएगा। इंग्लिश का जो वर्ड है डेमोक्रेसी, उसका हिंदी रूपांतरण है। और डेमोक्रेसी जो शब्द है वो बना हुआ है ग्रीक भाषा का डेमोस और क्रेटिया से। फिर हमने पढ़े इसके विभिन्न रूपों के बारे में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक। फिर दृष्टिकोण पढ़े। दृष्टिकोण के बाद में हम अध्ययन करेंगे लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। जो लोकतंत्र का शासन है उसके कितने प्रकार हैं। उदारवादी, जो संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र है और इससे संबंधित जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है उसके प्रमुख रूप से 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं शासन के? 2 प्रकार हैं। नंबर 1 पर आ जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और दूसरा आ जाएगा अप्रत्यक्ष। दूसरा आ जाएगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष या इसे कहते हैं शुद्ध लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, शुद्ध लोकतंत्र। इसको कहेंगे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष यानी जनता सीधा का सीधा जो है अपने ऊपर स्वयं जो है नियंत्रण रखती हो, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो शासन का संचालन करते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता जो है स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जो है, प्रत्यक्ष में लिख लेंगे कि जनता स्वयं अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। किसी भी प्रकार से जो है इनके ऊपर कोई संसद नहीं बनी होती, किसी भी प्रकार की न्यायपालिका जो है वो नहीं बनी होगी। और ऐसा जो है वर्तमान में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जो है ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, तो ज़्यादा जब जनसंख्या होगी तो उनके ऊपर स्वयं से नियंत्रण जो है नहीं रखा जाएगा। जो प्रत्यक्ष शासन प्रणाली है वो स्विट्जरलैंड के 5 ही कैंटों में है। स्विट्जरलैंड के जो 5 कैंट है उन्हीं में ऐसी प्रणाली है। अभी स्विट्जरलैंड के 5 प्रांत जो है ना, 5 प्रांत या कैंटों में ऐसी शासन प्रणाली है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या क्या है, कम है। और जनता के द्वारा ही अपनी सारी व्यवस्थाएं जो है जनता के द्वारा ही बनाई जाती है, जनता के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं और जनता के द्वारा ही कानूनों के द्वारा जो है स्वयं को शासित किया जाता है। और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है। इसके बाद आ जाता है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही संभव है। यानी प्रत्यक्ष जो होगा, प्रत्यक्ष नियंत्रण, जैसे 5 व्यक्ति हैं वो अपने आप में नियंत्रित रह सकते हैं, लेकिन 10, 20, 30, 40 या हजारों, लाखों की संख्या में होंगे तो वो व्यक्ति स्वयं से जो नियंत्रित नहीं होंगे। उसके लिए जो नियंत्रण करने के लिए किसी न किसी की जो है कानून की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जहाँ कम जनसंख्या है और संभवतः उनका क्षेत्रफल कम है जिन राज्यों का, वहाँ पर जो है ऐसी व्यवस्थाएं प्रचलित है। वर्तमान काल की बात की जाए तो वर्तमान काल में जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से कोई भी राज्य ऐसे नहीं है, कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जहाँ जनसंख्या क्या हो, कम हो और ऐसी व्यवस्था हो। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें प्रभु सत्ता का निवास किसमें होता है? जनता में ही होता है। और जनता के द्वारा इन कानून बनाए जाते हैं, जनता के द्वारा स्वयं को जो संचालित किया जाता है, शासन प्रणाली को जनता के द्वारा ही संचालित करेंगे। स्विट्जरलैंड में ऐसी प्रणाली है, स्विट्जरलैंड के 5 कैंट जिनमें ऐसी व्यवस्था है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है आपके अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र जिसमें क्या होगा कि जनता क्या करती है, अपने जब चुनाव होंगे वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करके व्यक्ति और अपने कैंडिडेट जो वो चुनता है, MP MLA जो वो चुने जाते हैं और उनके चुनने के बाद में संसद में जाकर के, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जाकर के ये कानूनों का निर्माण करते हैं और जनता की इच्छा के अनुसार ये शासन करते हैं। आधुनिक काल में सभी प्राय लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती, बल्कि अपनी शक्ति के आधार पर जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि जब सही तरीके से कार्य करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो है उन्हें फिर से जो है मौका दे देती है जनता चुनने का, और इस तरह से जो है शासन का संचालन किया जाता है। आप देखेंगे कुछ एक जो प्रतिनिधि लोग अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है, उसकी कुछ एक
परिभाषाएं जो है वो देखेंगे। परिभाषाएं, पहली फेम्स जो परिभाषा है वो है अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन की। इनके अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, ये परिभाषा अब्राहम लिंकन की बड़ी फेमस परिभाषा है कि लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, कि जनता का शासन है, जनता के लिए है और किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा ही यह शासन जो है वो किया जाता है। तो ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, ये परिभाषा किसकी है, तो अब्राहम लिंकन की। इसके अलावा एक परिभाषा और है जिसका हम अध्ययन करेंगे, दूसरी परिभाषा है सीले की। दूसरी परिभाषा है सीले की। सीले क्या कहते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग है, प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है, प्रत्येक व्यक्ति का भाग है। किस तरह से कि जनता जो अपने प्रतिनिधियों का जब चुनाव करती हैं तो किसी न किसी रूप में जो वयस्क मताधिकारी है उनका क्या होता है, भाग होता है, क्योंकि वो शासन कार्य के लिए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके लिए वोटिंग जो प्रणाली होगी, मतदान जो है उसका कार्य करते हैं। तो सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है, ऐसा शासन जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है, प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। इसके अलावा लोकतंत्र की कुछ एक परिभाषाएं और भी हैं जिनमें डायसी की परिभाषा की लोकतंत्र शासन वह व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है, शासक होता है। डायसी कहते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता जो है या अधिकांश जो राज्य की जो जनसंख्या होगी उसका क्या होगा, भाग होगा। तो इस तरह से ये तो थी लोकतंत्र की परिभाषाएं। इसके बाद हम देखेंगे लोकतंत्र की विशेषता। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली कितने प्रकार की होंगी, दो, एक तो होगा प्रत्यक्ष और दूसरा क्या होगा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष हम क्या अध्ययन करेंगे, प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से भी अध्ययन करेंगे। प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है ये भी कितने प्रकार का है, ये भी दो प्रकार का है। एक है संसदात्मक और दूसरा है इसका भाग जो है अध्यक्षात्मक। संसदात्मक का अगर उदाहरण पूछा जाए तो अपना देश जो है वो कौन सा है, भारत। और अध्यक्षात्मक के लिए पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कई बार प्रश्न आ सकता है कि अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रकार बताइए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रतिनिधि लोकतंत्र शासन प्रणाली कितने प्रकार हैं, तो आ जाएंगे दो, संसदात्मक और दूसरा आ जाएगा अध्यक्षात्मक। संसदात्मक का उदाहरण पूछा जाए, संसद के माध्यम से संचालन का पूछा जाए तो अपना देश भारत है। और अध्यक्षात्मक का पूछा जाए जिसमें एक राष्ट्र अध्यक्ष होता है तो वो उसका उदाहरण क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आ जाती है इसकी कुछ एक विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता कौन सी है, जैसे अपने अब्राहम लिंकन की परिभाषा पढ़ी थी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो पहली विशेषता क्या है, जनता का शासन। पहली विशेषता है जनता का शासन।
लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है। क्यों? क्योंकि जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? अप्रत्यक्ष रूप से जो उनका मतदान करती है, और मतदान के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, सीधा संबंध प्रतिनिधियों का किससे होता है? जनता से। जनता वोटिंग प्रणाली के द्वारा जो अपनी कैंडिडेटों को विजय बनाती है। और संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ है जन समूह और प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रकार किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से कोई मतलब नहीं है लोकतंत्र में कि इसमें कौन से लोग जो है भाग लेंगे, बल्कि वयस्क मताधिकारी इनके चुनाव में भाग लेते हैं। तो लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का। जनता में सभी लोग जो है आ जाएंगे। इसके बाद में आ जाता है दूसरी, जनता के द्वारा निर्मित शासन। दूसरी विशेषता है जनता के द्वारा निर्मित शासन। जनता के द्वारा निर्मित शासन। जनता के द्वारा ये निर्मित शासन इसलिए होगा क्योंकि इसमें जनता जो वयस्क मताधिकारी हैं वो ही अपने कैंडिडेटों का चुनाव करते हैं, एमपी एमएलए का चुनाव वही करते हैं। अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो जनता जो है अगले नेक्स्ट जो 5 ईयर के बाद में चुनाव जो होंगे 5 साल के बाद है, उसमें जो है उस प्रतिनिधि को चुनाव में भाग लेगा और उसे वोट नहीं देगी, उसे हार जाएगा। इसके लिए क्या कहा जाता है कि जो भी प्रतिनिधि चुन करके जाता है वह जनता का ख्याल रख करके उसी हिसाब से जो है कानूनों का निर्माण करेगा, ताकि जनता का उसके प्रति जो विश्वास बना रहे और नेक्स्ट टाइम जब भी वे चुनाव लड़े तो लोग उसी की ओर जो है वोट डाले। इसके लिए जनता के द्वारा निर्मित शासन है। बहुमत के आधार पर जो शासन किया जाता है। विधानसभा में जैसे चुनाव होंगे तो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे या जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलए होंगे सार उसी की बनेगी। इसलिए कहा जाता है कि जनता के द्वारा ये निर्मित है। इसके बाद में लोकतांत्रिक शासन एक साधन है, साध्य नहीं। तीसरी परिभाषा है लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र क्या है? एक साधन है, साध्य नहीं। साधन है, साध्य नहीं किस तरह से? लोकतंत्र में शासन में कभी कभी साध्य नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? कि शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में कुछ एक साध्य की प्राप्ति का साधन माना, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा करना, दूसरा सार्वजनिक हितों की वृद्धि करना। ये साधन नहीं है बल्कि क्या है? साध्य है। कभी कभी इसको जो है साध्य भी नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि कुछ एक ऐसी विशेषताएं होंगी जिसके प्राप्ति का ये साधन होगा। पहली कौन सी होगी? क्या प्राप्त करना है? व्यक्ति की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा करनी है, और दूसरा काम क्या करना है? सार्वजनिक हितों में होगी वृद्धि। तीसरा आ जाएगा जनता के प्रति, चौथा आ जाएगा जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। चौथी विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र की ये चौथी विशेषता होगी कि लोकतंत्र का शासन जो है जनता के प्रति क्या रहेगा? उत्तरदायित्व पूर्ण रहेगा। अगर वह जनता के हित का कार्य नहीं करता है तो फिर से क्या होंगे? प्रतिनिधियों को वोट जो है वो नहीं मिलेंगे और प्रतिनिधि फिर से जो है चुने नहीं जाएंगे। इसके लिए क्या कहा जाता है? लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन कहा जाता है। जनता के प्रति अगर उत्तरदायी रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी चुनाव होंगे तो वह प्रतिनिधि फिर से जीत करके आ जाएंगे। लास्ट इसकी विशेषता है लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र जो विकासशील शासन है क्योंकि कानूनों के द्वारा जो है उद्योग फैक्ट्रियां वगैरह लगाई जाएंगी, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, कुछ एक कर्तव्य होंगे, व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जाएगी। इसके माध्यम से क्या होगा? अर्थव्यवस्था का विकास होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ के साथ में संवैधानिक समानता, स्वतंत्रता आदि की स्थापना पर जो है बल दिया जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन जो है वो कैसा है? विकासशील शासन है। तो ये तो थी लोकतंत्र की 5 परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा विशेषताएं, जनता का शासन है। दूसरा जनता के द्वारा निर्मित शासन होगा लोकतंत्र का। तीसरा है लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं है। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है और लोकतंत्र जो है विकासशील शासन है।
अब हम इसका अध्ययन करेंगे लोकतंत्र में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। ये तो हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा। अब आलोचनात्मक परीक्षण में हम क्या पढ़ेंगे, गुण भी पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे दोष भी। लोकतंत्र का आलोचनात्मक विवेचन, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक परीक्षण जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के गुण पढ़ेंगे सबसे पहले। आलोचनात्मक परीक्षण जब भी करते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें अपनी धारणा बढ़ानी है तो उससे संबंध में हम क्या करेंगे, उसकी अच्छाइयों को भी देखेंगे, बुराइयों को भी देखेंगे। तो उसी तरह से क्या होगा कि गुण और दोषों को देखना है। तो लोकतंत्र भी क्या है, लोकतंत्र को भी ये अगर हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे लोकतंत्र अच्छा है या नहीं है, तो इसकी कुछ एक अच्छाइयाँ भी पढ़ेंगे, बुराइयाँ भी पढ़ेंगे, यानी गुण भी पढ़ेंगे और दोष भी पढ़े जाएंगे। तो सबसे पहला इसका गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि। पहला गुण क्या है इसका, सार्वजनिक हित में वृद्धि। सार्वजनिक हित में वृद्धि। लोकतंत्र को क्या माना जाता है कि सार्वजनिक हित में वृद्धि है, यानी प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। यानी लोकतंत्र में शासन का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। तो हर वर्ग से, हर जाति से, हर जो है समाज से संबंधित जो है कैंडिडेट खड़े होंगे और वो कैंडिडेट जीत करके कहाँ आएंगे, लोकसभा में आएंगे, राज्यसभा में आएंगे, विधानसभा में आएंगे। तो प्रत्येक जो वर्ग होगा उसके लोग उसके अंदर आएंगे। इससे क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग का क्या चाहेगा, हित चाहेगा। इससे क्या होगा, सभी व्यक्तियों का हित होगा, सभी व्यक्तियों के हित में वृद्धि होगी। दूसरा, जब चुनाव होते हैं तो प्रतिनिधि जो है अपने कुछ एक वादे करते हैं कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे या नई योजना ये लेकर के आएंगे, रोजगार के नए साधन उपलब्ध करवाएंगे। वे अपने वादे के मुताबिक कार्य करते हैं क्योंकि फिर से उन्हें जो है चुनाव लड़ना है और जीतना है। इसके लिए लोकतंत्र जो है वो क्या माना जाता है, सार्वजनिक हित में वृद्धि का साधन जो है वो माना जाता है। दूसरा आ जाएगा कार्यकुशल शासन। दूसरी विशेषता आ जाएगी इसकी कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र के बारे में क्या कहा जाता है, लोकतंत्र क्या है, एक कार्यकुशल शासन है। क्यों है कार्यकुशल, क्योंकि शासन लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण है जिसमें शासन की नीतियां जनमत के अनुसार जो है वो मनाई जाती है। कार्यकुशल शासन क्यों है, शासन की नीतियां, जो शासन की नीतियां होंगी वो किसके आधार पर बनाई जाती हैं, जनमत के आधार पर। जनमत के आधार से मतलब है कि जनता की राय के बाद में जो है नीतियां बनाई जाएगी। दूसरा इसमें क्या होगा कि इसको लागू करने में भी जन सहयोग लिया जाता है। जो नीति बनेगी और उसे लागू करने में जन सहयोग जो है वो लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा कि जनता अगर सहयोग नहीं करेगी तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई भी नीति जो है वो लागू नहीं कर सकती। फिर है शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और इसके लिए यह शासन क्या है, कार्यकुशल है। यानी प्रतिनिधि कैसा जो है नीतियां बनाएंगे, शासन की नीतियां किसके आधार पर बनाएंगे, जनमत के आधार पर, जनता के मत के आधार पर बनेगी नीतियां। फिर लागू करने में भी जन सहयोग जो वो लिया जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, कार्यकुशल शासन कहा जाता है। फिर है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। सार्वजनिक शिक्षा का साधन। सार्वजनिक शिक्षा का साधन।
सार्वजनिक शिक्षा की बात करेंगे तो लोकतंत्र शासन में जनता के सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय जो है वो प्रकट करती है। जनता क्या करती है कि किसी भी प्रकार की अगर शासन में किसी भी प्रकार के संचालन में कोई समस्या आ रही है तो सभी लोग क्या करते हैं, अपनी राय जो है वो प्रकट करते हैं। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव में भाग लेती है और आम चुनाव के माध्यम से अपनी विभिन्न जो समस्याएं हैं उनके बारे में प्रकट करती है और सामान्य नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति क्या रहते हैं, जागरूक रहते हैं। इस गुण के कारण जो है गेटल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। यानी क्या करते हैं, लोकतंत्र में जब भी किसी भी समस्या की बात होती है तो जनता चुनाव में आम चुनाव के माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रकट करती है। विभिन्न प्रकार के मत जो है जनता के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। फिर जो जागरूक मतदाता है उन्हें अपने अधिकार, कर्तव्य और स्वतंत्रता के बारे में पता होता है। इसलिए जो है गेटल जो है उन्होंने क्या कहा है, गेटल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहाँ है। गेटल के अनुसार क्या है, लोकतंत्र नागरिकों को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला जो एक स्कूल है। इससे नागरिक अपने स्वतंत्रता के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में और कर्तव्य के बारे में जानते हैं। फिर आ जाते हैं चौथी विशेषता के ऊपर। नंबर 4 में आ जाएगी आपके नैतिक शिक्षा का साधन। नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र को क्या माना जाता है, नैतिक शिक्षा का भी साधन जो है वो माना जाता है। क्यों? क्योंकि लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना के ऊपर जो है बल देता है, जिससे क्या होता है, नैतिकता और पवित्रता की भावना जो है मजबूत होगी। ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो वह उसके व्यक्तित्व के विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र व्यक्ति जो है परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकल करके सार्वजनिक हितों की बात करता है। यानी जो कैंडिडेट चुना जाएगा लोकतंत्र के तहत, जो प्रतिनिधि चुना जाएगा, पहले उसकी सोच क्या रहती है कि अपने परिवार का जो है किस तरह से भला करूं। जैसे ही उस व्यक्ति का चुनाव हो जाता है और वह प्रतिनिधि जो है बन जाता है, लोकसभा का सदस्य बन जाता है, राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, उस समय उसमें क्या भावना विकसित हो जाती है कि मैं अधिक से अधिक लोगों का किस तरह से भला करूं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं चुनाव लड़ूं तो मुझे जनता क्या करे, अपना वोट जो वो दे। तो व्यक्ति की जो संकीर्ण मानसिकता थी पहले कि अपने परिवार का भला कैसे करे, उससे ऊपर उठ करके कौन सी भावना जो है ज़्यादा बल देता है, वह सार्वजनिक हित की भावना पर बल देता है और इसे नैतिकता के और पवित्रता जो है वह भावना विकसित हो जाती है कि मैं अपना चरित्र जो है वो क्या रखूं, ठीक तरीके से अपना चरित्र रखूं ताकि जनता के सामने मेरी छवि कैसे जाए, बहुत ही अच्छी जाए। इससे क्या होता है, नैतिकता का विकास होता है। इसीलिए लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, नैतिक शिक्षा का साधन कहा जाता है। फिर है देशभक्ति की शिक्षा। 5 नंबर पे आ जाएगा देशभक्ति की शिक्षा। देशभक्ति की शिक्षा लोकतंत्र के माध्यम से क्या करवाया जाता है, एक राष्ट्र प्रेम की जो है शिक्षा दी जाती है। विकास करते लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता। यानी जो राज्य है वो किसी भी शासक की संपत्ति जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी राजा नहीं है। राजा अगर होता तो राज्य क्या होता, उस शासक की क्या होती, संपत्ति होती। अब क्या है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में लगभग जो है कैंडिडेट जो है बदल जाते हैं, प्रधानमंत्री बदल जाता है, मुख्यमंत्री जो बदल जाता है। इसका मतलब क्या है कि राज्य या देश जो उसकी संपत्ति नहीं बल्कि किसकी संपत्ति है, देश की संपत्ति। सब व्यक्ति क्या सोचते हैं, अपने देश की रक्षा करने के बारे में सोचते हैं, आंदोलन जो वो नहीं करते। इसका मतलब क्या है, लोकतंत्र जो है कौन सी शिक्षा विकसित करता है, देशभक्ति की शिक्षा जो है लोगों में विकसित करता है। क्रांति से सुरक्षा, तो जब 6 आ जाएगा क्रांति से सुरक्षा। क्रांति से सुरक्षा, लोकतंत्र कैसा शासन है, इसे क्या होगा, क्रांति से क्या मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, चुने हुए प्रतिनिधि जाकर के सरकार जो है वो बनाते हैं और सरकार के द्वारा उसी के हिसाब से जो नीतियां लागू की जाती है। तो आंदोलन जो है होते नहीं है, क्रांति होती नहीं है। फिर है समानता स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र को क्या मानते हैं, समानता
स्वतंत्रता पर आधारित जो है ये शासन होता है। समानता स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र कैसा शासन है? समानता स्वतंत्रता के ऊपर आधारित है, क्योंकि लोकतंत्र में सब क्या है? व्यक्ति के मध्य किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाता। किसी भी व्यक्ति को विशेष प्रकार की उपाधियां जो है उसके जाति या संस्कृति के आधार पर नहीं जाए, योग्यता के अनुसार जो है सबको उपाधियां मिलती हैं। फिर दूसरी बात है स्वतंत्रता। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या है? लोकतंत्र में स्वतंत्र है, वह कहीं भी जाकर के अपना निवास स्थान जो है वो बना सकता है, किसी भी प्रकार का सही तरीके का कार्य जो है वो कर सकता है। तो व्यक्ति के आधार पर किसी भी प्रकार जो है वो भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, उसके आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाता। इसके लिए क्या कहा जाता है? लोकतंत्र क्या है? स्वतंत्र और समानता लिए हुए शासन है। फिर स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, 8वीं विशेषता आ जाएगी, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। लोकतंत्र में क्या होगा? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जो बने होगी। लोकतंत्र में क्या होगा? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 संगठन जो बने होंगे। व्यवस्थापिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगी, न्यायपालिका क्या रहेगी? सबसे स्वतंत्र रहेगी। कानून की दृष्टि में सब व्यक्ति क्या रहेंगे? समान रहेंगे। किसी के दबाव में आकर के कोई भी निर्णय जो वो नहीं लिया जाएगा। अपराध कोई भी व्यक्ति करेगा तो सबके लिए जो है समान धाराएं लागू होगी, और एक ही अपराध के जो विभिन्न जो व्यक्ति होंगे, जैसे कोई अमीर व्यक्ति उसने अगर कोई अपराध कर दिया है तो भी उसे सजा वही मिलेगी, गरीब व्यक्ति को भी सजा वही मिलेगी। यानी पक्ष और विपक्ष में जो इसमें मतदान नहीं होंगे, और न ही कार्यपालिका का इसके ऊपर नियंत्रण रहता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो न्यायपालिका है वो क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष है। कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रकृति में भी जो है लोकतंत्र ये सहायक है। संविधानवाद में विश्वास रखता है, शक्तिशाली शासन व्यवस्था है, और लास्ट इसकी विशेषता क्या आ जाएगी? विशेषता नंबर 9 आ जाएगी, विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक। लोकतंत्र को क्या माना जाता है? विश्व शांति का समर्थक माना जाता है। लोकतंत्र के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी, अर्थव्यवस्था का विकास किस तरह से हो, बेरोजगारी से किस तरह से जो है निपटा जाए, ऐसे कानून बनाए जाते हैं। न कि किसी दूसरे देश को अधिग्रहण जो वो किया जाए, ऐसे कानून नहीं बनाए जाएंगे। ये तो था आपके लोकतंत्र के प्रमुख गुण। प्रमुख गुणों में हमने देखा सार्वजनिक शिक्षा में वृद्धि, सार्वजनिक हित में वृद्धि, स्वतंत्रता का शासन, समानता का शासन, निष्पक्ष न्यायपालिका, ये देखे हमने नैतिक शिक्षा का साधन, क्रांति से सुरक्षा देखा। अब आ जाते हैं कुछ किसके? दोष। नंबर 1 पर आ जाएगा लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र में हम क्या मानते हैं कि व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति क्या है? एक बुद्धिमान प्राणी है, और वह अपना हित और अहित जो है अच्छे तरीके से जानता है। ऐसी जो है लोकतंत्र के उदारवादियों की विचारधारा है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य जैसे खड़ा हो जाता है, वह अपराधी प्रकृति का हो, तो व्यक्ति क्या करेगा? अपनी भावनाओं में बह करके उसे जो जिताने की कोशिश में रहेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि लोकतंत्र की जो व्यक्ति संबंधी जो धारणा है ना, कि वह बुद्धिमान प्राणी अपना हित और अहित जो है जानता है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है? अपने मोह के वश होकर के, प्रेम के वश होकर के, और अपने हिसाब से जो है फिर अपने ही परिवार का जो व्यक्ति होगा उसे वोट देगा। इसके लिए क्या कहा जाता है कि व्यक्ति की संबंधी जो धारणा होगी वो क्या रहती है? भ्रमपूर्ण है, कि व्यक्ति सही तरीके से जो है निर्णय नहीं ले पाता। दूसरा है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तब हम देखते हैं कि 70% चुनाव हुआ है, 60% चुनाव हुआ है, 65% चुनाव हुआ है, तो बाकी के सदस्यों ने वोट क्यों नहीं दिए? 40% व्यक्तियों ने क्यों नहीं दिए? 30% व्यक्ति जो थे या 35% जो व्यक्ति थे उन्होंने वोट क्यों नहीं दिए? इस समय क्या होता है कि जो व्यक्ति
अच्छा व्यक्ति जो होगा या जिसका बुद्धि का विकास हुआ होगा, या जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये कैंडिडेट दोनों ही सही नहीं है, तो वह अपना वोट किसी को नहीं देता, या तीन कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, एक कैंडिडेट अगर योग्य है और फिर जो है दूसरे जैसे शिक्षक वर्ग है, चिकित्सक वर्ग है, दार्शनिक वर्ग है या लेखन वर्ग है, वो क्या करता है, लेखक वगैरह जो है अपना वोट नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि उनके हिसाब से जो है जो कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए हैं वो सही तरीके से खड़े हुए नहीं है, या जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो योग्य नहीं है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, चुनाव में भाग भी नहीं लेते। और देश का जो एक बहुत बड़ा भाग होता है बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है कि वो अपने निर्णय जो सही लेगा वो वोट ही नहीं डालते हैं। फिर रहते हैं शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। शैक्षणिक महत्व का शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। जो सार्वजनिक शिक्षा की बात की जा रही थी, शिक्षा की जो बात की जा रही थी, वैसे दावे क्या हैं, भ्रमपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि वह नागरिक को जो है नागरिकता की शिक्षा देता है, नैतिक शिक्षा देता है, राष्ट्र की शिक्षा देता है। वास्तव में इस स्थिति में निम्न लोकतंत्र में लोकतंत्र दल के प्रत्येक जो राष्ट्रीय समस्या जो होंगी, प्रत्येक जो दल होगा वह क्या करता है, जैसे चुनाव होंगे तो प्रत्येक दल क्या करेगा, जो राष्ट्रीय समस्याएं होंगी कहेंगे कि हम इससे संबंधित ये कार्य कर देंगे, हम इससे संबंधित ये कार्य कर देंगे। जो देश की समस्याएं, और वो क्या करेंगे, राजनीतिक जो दल हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो उसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो ये शैक्षणिक महत्व का जो दावा होगा वो क्या रहेगा, भ्रमपूर्ण रहेगा। इसके बाद में है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। 4 नंबर क्या आ जाएगा, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव यानी एक व्यक्ति अगर अपराधी प्रकृति का है तो उसने जिस दल से वह टिकट लेना चाहता है उस दल से उसे टिकट नहीं मिली तो वह क्या करेगा, दूसरे दल की ओर जो है चला जाएगा। दूसरे दल से अगर उसे दूसरे दल से अगर राजनीतिक दल से टिकट नहीं मिलेगी तो वह क्या करेगा, निर्दलीय खड़ा हो जाएगा। और इस तरह से वह जीत करके लोकसभा के अंदर जो है चला जाएगा या राज्यसभा के अंदर चला जाएगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि राजनीतिक जो दल है उनका क्या है, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल ज़्यादा होंगे तो उसका क्या रहेगा, दुष्प्रभाव रहेगा। अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होंगे वो किसी न किसी प्रकार से जो है समाज का उत्थान जो वो नहीं होने देंगे और नैतिकता के कार्यक्रमों का जो है प्रचार नहीं होने देंगे। और व्यवहार में राजनीतिक दल जो है राष्ट्रभक्ति की जगह जो है दल भक्ति जो है ज़्यादा दिखाते हैं, यानी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं लेकिन उनका स्वार्थ क्या रहता है, वो अपने दल की भक्ति ज़्यादा करेंगे। क्योंकि अगर वो अपने दल का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, उसके कार्यों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो उसे जो है दल से व्यक्तियों को निकाल दिया जाएगा। फिर है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। लोकतंत्र में अगर अच्छे कार्य होंगे तो प्रत्येक दल क्या करेगा, उन कार्यों को बुलाने की कोशिश करेगा कि ये कार्य जो हमारी पार्टी ने करवाया है, ये कार्य हमारी पार्टी ने करवाया। जो चुनाव होंगे तो प्रचार प्रसार करेगा। लेकिन अगर कोई कार्य गलत हो जाता है तो कोई भी जो दल होगा, कोई भी राजनीतिक दल उसे जो है ये नहीं कहेगा कि ये कार्य मैंने करवाए। यानी उत्तरदायित्व तो अच्छे कार्य होंगे तो उसका श्रेय लेने के लिए सब के सब आगे आ जाते हैं। लेकिन जैसे कोई खराब कार्य हो गया या कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान जो है वो नहीं कर पाता है तो उसके प्रति जो है उत्तरदायी नहीं रहता। इसके लिए क्या कहा जाता है कि लोकतंत्र क्या है, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। फिर सार्वजनिक धन व्यय समय का व्यय, सार्वजनिक धन व्यय, सार्वजनिक धन व्यय समय का अपव्यय। लोकतंत्र शासन प्रणाली में जब कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, किसी भी प्रकार के कोई बिल पास होते हैं उस समय क्या किया जाता है कि समय जो है वो काफ़ी लगता है। और उसी समय क्या होता है, समय की बर्बादी तो होगी, साथ साथ में जो कैंडिडेट आते हैं, प्रतिनिधि जो आते हैं, उनके लाने ले जाने, उनका खर्चा जो है उसमें पैसे काफ़ी लग जाते हैं। तो सार्वजनिक धन और समय का भी जो है अपव्यय होता है। आगे देखेंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। ये तो थे लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण जिनमें हमें मुख्य मुख्य आलोचनाओं के बारे में अध्ययन किया। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करिए, जिसमें आपको 4 ही गुण लिखने होंगे और 4 ही क्या लिखने होंगे, दोष लिखने होंगे। अब है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां।
लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र जो है वो सही तरीके से चल पाए इसके लिए कुछ एक आवश्यक परिस्थितियां जो है वो होना आवश्यक है। प्रमुख रूप से कौन कौन सी परिस्थितियां होना आवश्यक है? तो सबसे पहली परिस्थिति क्या रहेगी? शांति व व्यवस्था। शांति व व्यवस्था। लोकतंत्र कब सफल होगा? जब क्या रहेगा, देश में शांतिपूर्वक जो है कार्य करते रहेंगे, देश में शांति रहेगी, तब क्या रहेगा, शासन का संचालन ठीक तरीके से होता रहेगा और लोकतंत्र सही तरीके से अपना कार्य, सरकार कब अपना कार्य सही तरीके से कर पाएगी? जब क्या होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, जनता आंदोलन जो है नहीं करेगी, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगी, तो उस समय या दूसरे देश का हमारे देश के ऊपर आक्रमण नहीं होगा, एक देश का दूसरे देश पर आक्रमण नहीं होगा, तब क्या होगा कि देश की अर्थव्यवस्था जो होगी वो सही तरीके से चल पाएगी। फिर दूसरा आ जाता है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए? सुदृढ़ होनी चाहिए, सभी प्रकृतियों में रोजगार प्राप्त रूप से जो है मिलता रहे, उद्योगों का विकास सही तरीके से होता रहे और माल की आपूर्ति जो है, खाद्यान्न की आपूर्ति सही तरीके से होती है। जिस तरह से देश में डिमांड है उस तरह के उद्योग लगा करके और निर्यातों को जो बढ़ा करके और हम क्या कर सकते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था जो उसको सुदृढ़ कर सकते हैं। फिर आगे आ जाता है आपके तीसरे में आ जाएगा आर्थिक समानता की स्थापना करना। आर्थिक समानता की स्थापना। आर्थिक समानता की स्थापना। दूसरी बात क्या आ जाती है कि आर्थिक जो समानता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है तो उसे जो है एक ही कार्य के लिए जो समान जो है वेतन दिया जाना चाहिए। आर्थिक समानता जो है समाज में लाई जाए। इसके बाद आ जाएगा सामाजिक न्याय की स्थापना। समाज में प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, समान। सामाजिक न्याय की स्थापना। समाज में सही तरीके से न्याय व्यवस्था की स्थापना हो तो भी क्या होगा, लोकतंत्र का सफल संचालन जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद है शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र कब सफल होगा? जब शिक्षित व जागरूक जनता क्या होगी, अपने अधिकार के प्रति अगर जागरूक है तो वह सही व्यक्ति का चुनाव करेगी। सही व्यक्ति का चुनाव होने पर देश का उसी तरीके से सही तरीके से विकास हो पाएगा। ये तो थी लोकतंत्र के सफल संचालन की कुछ एक बातें। आप देख लेंगे हम इसका होमवर्क। गृह कार्य प्रश्न नंबर 1 आ जाएगा, प्रत्यक्ष शासन प्रणाली वर्तमान में कहाँ पर है? प्रत्यक्ष शासन प्रणाली जो लोकतंत्र की वो वर्तमान में कहाँ पर है? प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं? प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं, उनको लिखना है आपको। तीसरा है अब्राहम लिंकन की परिभाषा लिखो। अब्राहम लिंकन की परिभाषा लिखो। अब्राहम लिंकन की परिभाषा लिखनी है, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रश्न नंबर 4 आ जाएगा, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जिसमें आपको क्या लिखने हैं, 2 ही गुण लिखने हैं और 2 ही दोष लिखने हैं। 2 गुण और दोष लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने, सिर्फ क्या लिखना है, 2 ही गुण लिखने हैं और 2 ही क्या लिखने हैं, दोष। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।